एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ही पुराना धूल से भरा हुआ कंप्यूटर मॉनिटर रखा है। बिल्कुल, वो पुराने जमाने वाला भारी मॉनिटर। जी वही। स्क्रीन समय के साथ पूरी तरह धुंधली हो चुकी है, कीबोर्ड के बटन अंदर की तरफ जाम हो गए हैं और जब आप एक छोटी सी, एक बहुत ही सामान्य फाइल खोलने के लिए माउस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर बस एक वो बफरिंग व्हील घूमने लगता है। हाँ, वो गोल गोल घूमता हुआ पहिया जो कभी रुकता नहीं। बिल्कुल। घंटों इंतजार करने के बाद स्क्रीन पर एक संदेश आता है, सिस्टम हैंग या फिर प्रतिक्रिया ना देना। ये एक बहुत ही सटीक और सच कहूं तो बहुत ही हताश करने वाला दृश्य है, क्योंकि दशकों तक इस देश के एक आम नागरिक का अपनी ही प्रशासनिक व्यवस्था के साथ अनुभव बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। और आज का हमारा ये स्रोत इसी पुरानी जंग खा चुकी मशीन की उपमा का बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग करता है। मतलब दशकों पुरानी नौकरशाही, फाइलों के वे ऊंचे ऊंचे ढेर, एक साधारण से प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतारें और सरकारी दफ्तरों के वे अंतहीन चक्कर। हाँ, ये सब उसी पुराने हैंग होते कंप्यूटर सिस्टम की तरह था, जहां नागरिकों की ऊर्जा कुछ नया करने के बजाय सिर्फ इंतजार करने में और सिस्टम से लड़ने में खत्म हो जाती थी। देखिए, इस दस्तावेज का जो सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक पहलू है वो ये है कि ये विकास को केवल बाहरी हार्डवेयर बदलने के नजरिए से नहीं देखता। मतलब सिर्फ नई इमारतें बनाने से नहीं। बिल्कुल, अक्सर हम विकास को केवल भौतिक निर्माण तक सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ नई इमारतें बन गईं, कुछ नई सड़कें बन गईं तो शायद राष्ट्र बदल गया। लेकिन ये स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि असली चुनौती राष्ट्र के सॉफ्टवेयर, यानी उसकी कार्य संस्कृति, उसकी पारदर्शिता और उसकी मूल आत्मा को बदलने की होती है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है। जी, एक राष्ट्र का विकास केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं या ईंट पत्थरों से तय नहीं होता। ये इस बात से तय होता है कि उसकी व्यवस्था काम कैसे करती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। जब तक वो मूल सॉफ्टवेयर वही पुराना रहेगा जो हर थोड़ी देर में क्रैश हो जाता था, तब तक आप बाहर से कितना भी रंग रोगन कर लें, कोई स्थायी या गहरा परिणाम नहीं मिल सकता। तो यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इस हैंग होते और जंग खाए सिस्टम को आखिर रिबूट कैसे किया गया, क्योंकि ये स्रोत स्पष्ट रूप से डिजिटल क्रांति को इस सिस्टम अपडेट का सबसे बड़ा हथियार मानता है। बिल्कुल मानता है। अगर हम पुराने सिस्टम की संरचना को देखें तो उसकी सबसे बड़ी खराबी बिचौलिए या मध्यस्थ थे। व्यवस्था में एक तरह का घर्षण या फ्रिक्शन बहुत अधिक था। हाँ, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से संसाधनों का रिसाव या जो लीकेज थी वो चरम पर थी। तो मैं ये सोच रही थी कि डिजिटल तकनीक ने इस लीकेज को असल में बंद कैसे किया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तंत्र या मैकेनिज्म जमीन पर काम कर रहा है वो बहुत ही बुनियादी है। पुराने सिस्टम में एक नागरिक और उसके अधिकारों के बीच हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति या अधिकारी खड़ा होता था। हाँ, कोई बाबू या कोई क्लर्क। बिल्कुल, और वो व्यक्ति ही तय करता था कि किसे क्या मिलेगा। इसे ही व्यवस्था का फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। और इसी घर्षण से, इसी अधिकार के एकाधिकार से भ्रष्टाचार पैदा होता था। लेकिन डिजिटल पहचान ने क्या किया, उसने विश्वास या ट्रस्ट का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। ट्रस्ट का लोकतंत्रीकरण, ये बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब बहुत सीधा है। स्रोत सामग्री यूपीआई, जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, इसके प्रभाव को बहुत गहराई से रेखांकित करती है। जब एक नागरिक की डिजिटल पहचान सीधे सरकारी सर्वर से जुड़ जाती है तो व्यवस्था को बीच में किसी गवाह या किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं रह जाती। अरे, ये बात मुझे पुराने टोल नाकों की याद दिलाती है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हाईवे के टोल नाकों पर लगने वाली वे मीलों लंबी कतारें, जहां हर गाड़ी रुकती थी, नकद लेन देन होता था, पर्ची कटती थी और ईंधन के साथ साथ समय की भी भारी बर्बादी होती थी। और भ्रष्टाचार भी होता था। बिल्कुल। फिर फास्टैग जैसी तकनीक आई। अब गाड़ी बिना रुके गुजर जाती है, पैसा सीधे एक खाते से दूसरे खाते में चला जाता है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कोई लीकेज नहीं और सबसे महत्वपूर्ण, कोई रुकावट नहीं। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। और अगर हम इसे और जमीनी स्तर पर और गहराई से देखें तो डिजिटल सशक्तिकरण का असली जो मानवीय अर्थ है वही यही है।
दस्तावेज में एक ग्रामीण महिला का जिक्र किया गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। अब उस महिला के हाथ में मौजूद एक साधारण सा स्मार्टफोन ही उसकी वास्तविक बैंक शाखा बन चुका है, और उसका अपना अंगूठा ही उसका सबसे सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर है। अब उसे अपनी ही पेंशन या अपने ही हक के पैसे निकालने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, सम्मान का बदलाव है। बिल्कुल, ये मानवीय गरिमा की बात है। डिजिलॉकर और 5G ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीकों ने इस पारदर्शिता को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा है। ये तकनीक ये केवल कोई सुविधा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रशासनिक क्रांति है, जिसने भ्रष्ट मध्यस्थों के पूरे इकोसिस्टम को ही अप्रासंगिक बना दिया है। अब यहाँ से चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मतलब जब सिस्टम की ये अंदरूनी रुकावटें दूर हो जाती हैं, जब ये लीकेज बंद हो जाती है, तो उस बची हुई ऊर्जा, उस बचे हुए समय और पूंजी का क्या होता है? वह एक राष्ट्र के निर्माण में लगती है। जी, ये स्रोत भी यही तर्क देता है कि ये बची हुई ऊर्जा राष्ट्र के बड़े निर्माण यानी भौतिक हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मुड़ती है। अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस, चिनाब ब्रिज और अटल टनल जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। पूछिए। एक आम आलोचक या कोई भी व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है कि क्या ये सिर्फ चमचमाते हुए कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं है? मतलब एक विकासशील देश के लिए गति या स्पीड इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दस्तावेज इस आलोचना का बहुत ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक उत्तर देता है। वो कैसे? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल ईंट, पत्थर और स्टील का ढेर नहीं है। ये एक राष्ट्र की गति या उसकी वेलोसिटी का प्रतीक है। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब चीजें, चाहे वो माल हो या इंसान, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस आर्थिक प्रभाव से भी गहरा है। दस्तावेज में वंदे भारत को केवल एक ट्रेन के तौर पर नहीं देखा गया है, बल्कि उसे एक नई मानसिकता के रूप में चित्रित किया गया है। एक नई मानसिकता, ये दिलचस्प है। हाँ। दशकों से दुनिया भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार मानती थी, एक ऐसी जगह जहां विकसित देश बस अपना बनाया हुआ सामान बेच सकें। लेकिन ये आधुनिक निर्माण, ये तेज ट्रेनें, ये टनल इस पुराने नैरेटिव को तोड़ रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहा, वो एक निर्माता सभ्यता या मेकर सिविलाइजेशन बनने की यात्रा पर निकल पड़ा है। अरे वाह, निर्माता सभ्यता या मेकर सिविलाइजेशन, ये विचार बहुत ही आकर्षक है। और ये निर्माण केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है, ये आसमान और अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका है। हम इसरो की सफलताओं को देखते हैं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का ऐतिहासिक उतरना, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन और समुद्र में INS विक्रांत जैसी पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा तकनीक। लेकिन फिर से वही सवाल जो अक्सर हमारी सार्वजनिक बहसों में उठता है कि इतना पैसा अंतरिक्ष पर क्यों खर्च किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल यही कि जब जमीन पर अभी भी कई बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं, तो चांद पर करोड़ों खर्च करने का क्या आर्थिक औचित्य है? क्या ये सब सिर्फ राष्ट्रीय गौरव या दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है? नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रीय गौरव या किसी PR का विषय बिल्कुल नहीं है। इस स्रोत का मूल तर्क ये है कि कोई भी देश, कोई भी सभ्यता केवल अपनी बुनियादी समस्याओं से लड़ते हुए महान नहीं बन सकती। इसे आगे का सोचना पड़ता है। बिल्कुल, उसे भविष्य के प्रतिमान भी गढ़ने होते हैं। बुनियादी ढांचा और अंतरिक्ष मिशन ये देश में एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। इसका जो मनोवैज्ञानिक तंत्र है वो कुछ इस प्रकार काम करता है। जब कोई युवा सड़क पर चलता हुआ, कोई आम युवा अपने ही देश के वैज्ञानिकों को अपने ही देश में बनी तकनीक से चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतरते देखता है जहां कोई नहीं पहुंच पाया, तो उसके अवचेतन मन में एक बहुत गहरा बदलाव आता है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक शिफ्ट। हाँ, एक शिफ्ट। वो युवा जो शायद कल तक सिर्फ एक सुरक्षित सी नौकरी खोजने की मानसिकता में बंधा हुआ था, वो अचानक खुद को एक निर्माता के रूप में देखने लगता है। ये उपलब्धि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और नए इनोवेशन के बड़े बड़े सपने देखने का एक असीम आत्मविश्वास देती है। मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम
असल में जमीन पर मौजूद उस युवा के आत्मविश्वास का ईंधन बन रहा है। 100%। वो रॉकेट सिर्फ आसमान में नहीं जा रहा, वो युवाओं की सोच का दायरा बढ़ा रहा है। ये सच में एक अहम मोमेंट है। मतलब अंतरिक्ष का वो रॉकेट असल में जमीन पर खड़े एक स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में नई संभावनाओं को प्रज्वलित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो चीज मुझे इस पूरे विश्लेषण में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये दस्तावेज चांद तक पहुंचने के बाद वहां रुकता नहीं है। नहीं, वो वापस जमीन पर आता है। हाँ, ये सीधे वापस जमीन पर आता है, भारत की जड़ों में, उसके गांवों की ओर। और स्रोत के अनुसार राष्ट्र की असली ताकत और उसका भविष्य सिर्फ आधुनिक शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक पोषण में छिपा है। बिल्कुल। और यहाँ जो विजन प्रस्तुत किया गया है वो पश्चिमी औद्योगिकरण के उस पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग है। पश्चिमी मॉडल से कैसे अलग है? देखिए, पश्चिमी मॉडल में विकास का सीधा सा मतलब है गांवों को खाली करो, वहां मशीनों को लगाओ और लोगों को शहरों की ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतों में भर दो। हाँ, शहरीकरण ही विकास माना जाता है। लेकिन ये दस्तावेज एक विकेंद्रीकृत चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी डिसेंट्रलाइज्ड सर्कुलर इकोनॉमी उसका मॉडल पेश करता है। तो चलिए इस चक्रीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने हमेशा देसी गाय, गोबर और कृषि अवशेषों जैसे पराली को एक पारंपरिक या यूं कहें कि एक पिछड़े हुए दृष्टिकोण से ही देखा है। हाँ, उसे कचरा माना गया है। बिल्कुल। पराली तो हमारे लिए सिर्फ प्रदूषण का एक कारण रही है, जैसे खेतों में जला दिया जाता है और फिर शहरों में धुआं भर जाता है। लेकिन स्रोत इन्हें कचरा मानने के बजाय ऊर्जा के सबसे बड़े विकेंद्रीकृत स्रोत के रूप में देखता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये अर्थशास्त्र जमीन पर असल में कैसे काम करता है। इसका आर्थिक गणित बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही प्रभावशाली है। मान लीजिए एक सामान्य गांव है। वो गांव हर साल लाखों रुपए सिर्फ बाहर से, शहरों से या विदेशों से डीजल, रसोई गैस और रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च करता है। हाँ, खेती और घरों के लिए तो ये सब चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेकिन ये उस गांव की गाड़ी कमाई है जो लगातार गांव से बाहर जा रही है। अर्थशास्त्र में इसे कैपिटल फ्लाइट या पूंजी का पलायन कहते हैं। अब इस चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल को देखिए। बताइए। जब उसी गांव में गोवंश के गोबर और खेतों की उसी पराली को, जिसे पहले जलाकर सिर्फ जहरीला धुआं किया जाता था, उसे एक आधुनिक बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, तो वही कचरा जिसे हम समस्या मानते थे वो मीथेन गैस और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल जाता है। अरे, तो मतलब अब उस गांव को बाहर से रसोई गैस के सिलेंडर या रासायनिक खाद के कट्टे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब ईंधन यानी ऊर्जा गांव में ही बन रही है। उसी गैस से गांव में धुआं रहित रसोई चल रही है और सबसे शुद्ध जैविक खाद भी गांव में बन रही है। ये तो कमाल है। तो जो पैसा पहले डीजल, पेट्रोल और उर्वरक कंपनियों के पास या विदेशों में जा रहा था, वो अब गांव के भीतर ही रुक गया है। वो गांव के भीतर ही घूम रहा है। ये है असली जमीनी आत्मनिर्भरता। हाँ, जब एक गांव अपनी ऊर्जा और अपनी खाद खुद पैदा करने लगता है तो वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। बिल्कुल, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। ये तो कचरे को सीधे सीधे मुद्रा या करेंसी में बदलने जैसा है। और इसके साथ ही स्रोत सामग्री एक और बहुत ही गहरा, बहुत ही दार्शनिक संबंध स्थापित करती है, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य का संबंध। ये हिस्सा बहुत ही वैज्ञानिक है। इसमें जैविक खेती के मानव शरीर और विशेषकर हमारे लिवर पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। हम अक्सर कुपोषण को केवल खाने की कमी से या भूखे रहने से जोड़ते हैं, लेकिन ये दस्तावेज इसे पोषण की गुणवत्ता, खाने की शुद्धता से जोड़ता है। जी हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है जिसे अक्सर विकास की अंधी दौड़ में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारा शरीर और हमारी मिट्टी, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। वे एक ही प्राकृतिक चक्र का, एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खाद, यूरिया और जहरीले कीटनाशक डालते हैं तो वही जहर अन्न के माध्यम से सीधे हमारे शरीर में जाता है और शरीर उसे झेल नहीं पाता। बिल्कुल। दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से लिवर का उदाहरण देता है। लिवर हमारे शरीर का एक प्राकृतिक फिल्टर है जो शरीर से जहर बाहर निकालता है। जब हमारा भोजन रसायनों से भरा होता है तो लिवर को उसे प्रोसेस करने में, उसे साफ करने में अपनी बहुत ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इसी से बीमारियां बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। इसके विपरीत जब मिट्टी स्वस्थ होती है, रसायनों से पूरी तरह मुक्त होती है, तो उसमें उगने वाला अन्न जीवंत होता है।
उसमें प्राण होते हैं। शुद्ध दूध, शुद्ध देसी घी और प्राकृतिक रूप से बिना केमिकल के उगाए गए भोजन को हमारा शरीर बहुत सहजता से स्वीकार करता है, और यही कुपोषण और बीमारियों से लड़ने का असली तरीका है। ये एक पूरा जुड़ा हुआ तंत्र है। मतलब स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ अन्न और स्वस्थ अन्न से स्वस्थ मनुष्य। बिल्कुल सही। लेकिन आत्मनिर्भर गांवों के और इस शुद्ध भोजन के सपने को साकार करने के लिए एक कुशल नेटवर्क की भी तो आवश्यकता है। और यहीं पर दस्तावेज का अगला हिस्सा, जो स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और शहरों के उत्तरदायित्व पर केंद्रित है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा आपने। आत्मनिर्भर गांव वे अकेले काम नहीं कर सकते, वे किसी द्वीप पर नहीं है। उन्हें एक जिम्मेदार शहरी ढांचे और जल संरक्षण जैसे बुनियादी संसाधनों के एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। जल संरक्षण तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, स्रोत सामग्री में जल संरक्षण जैसे प्राचीन तालाबों का पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे केवल एक एनजीओ या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं माना गया है। तो क्या माना गया है? इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना गया है, क्योंकि सीधी सी बात है, पानी के बिना कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती, चाहे वो कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। बिना पानी के सर्वर भी क्या करेंगे? और संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए दस्तावेज में एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। तमिलनाडु के ट्रकों का उदाहरण। वो बहुत ही सटीक लॉजिस्टिक्स का उदाहरण है। स्रोत बताता है कि ये ट्रक दक्षिण भारत से, जैसे तमिलनाडु से नारियल या अन्य कोई माल लेकर उत्तर भारत आते हैं, लेकिन वापसी में अक्सर खाली लौट जाते हैं। इसे समय, ऊर्जा और ईंधन की एक भयंकर बर्बादी बताया गया है। और ये पूरे देश में होता है। हाँ, और ये मुझे मेरी आईटी की दुनिया के एक उदाहरण की याद दिलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत महंगा, अत्यधिक शक्तिशाली सर्वर चला रहे हैं, उसमें 24 घंटे महंगी बिजली और संसाधन फूंक रहे हैं, लेकिन आप उस सर्वर को केवल आधी क्षमता पर चलाकर बाकी का आधा हिस्सा खाली छोड़ देते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जब एक भारी ट्रक हजारों किलोमीटर खाली वापस लौटता है, तो वो सड़क पर जगह घेरता है, पर्यावरण में कार्बन छोड़ता है, सड़क को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं जोड़ता, सिर्फ नुकसान करता है। बिल्कुल। स्रोत इसी समस्या को सुलझाने के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता पर बल देता है। एक ऐसा डिजिटल और भौतिक नेटवर्क जहां कोई भी वाहन, कोई भी ट्रक खाली यात्रा ना करे। मतलब डेटा से पता हो कि वापसी में क्या ले जाना है। जी, हर यात्रा राष्ट्र की संपत्ति और संसाधनों का इष्टतम यानी ऑप्टिमम उपयोग होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये दस्तावेज शहरों को भी कटघरे में खड़ा करता है। हम अक्सर शहरों को विकास का इंजन मानते हैं, सारी चकाचौंध शहरों में है, लेकिन वो उपयोग के और कचरा पैदा करने के सबसे बड़े केंद्र भी हैं। स्रोत के अनुसार शहरों को अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। बिल्कुल लेनी होगी। शहरों को केवल संसाधनों को सोखने वाला एक स्पंज या परजीवी नहीं बने रहना चाहिए। हाँ, सिर्फ गांव से लेने वाला नहीं। उन्हें खुद उत्पादन करना होगा। उन्हें प्लास्टिक की पूरी तरह से रिसाइकलिंग करनी होगी। अपनी ऊंची छतों पर सोलर पैनल लगाकर अपनी ऊर्जा का निर्माण खुद करना होगा। और सीवेज गैस से ऊर्जा उत्पादन जैसे कड़े और वैज्ञानिक कदम उठाने होंगे। मतलब शहर भी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। जी, जब शहर अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा और अपना कचरा प्रबंधन खुद करने लगेंगे, केवल तभी गांव और शहर के बीच एक वास्तविक, एक न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित हो पाएगा। इस पूरी तकनीकी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक चर्चा के बीच इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक और दार्शनिक पहलू भी उभर कर सामने आता है। हाँ, वो इसका सबसे सुंदर हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां आधुनिकता और हमारी प्राचीन जड़ों के बीच के संतुलन की बात की गई है। दस्तावेज में एक बहुत ही काव्यात्मक, एक सिनेमाई चित्र खींचा गया है। आसमान में राफेल फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली गर्जना, और उसी समय जमीन पर राम मंदिर या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पवित्र घंटियों का एक साथ गूंजना। ये आधुनिकता और परंपरा का एक बहुत ही शक्तिशाली सह अस्तित्व है। हाँ, लेकिन अक्सर पश्चिमी सोच में ये माना जाता है कि तकनीक और आधुनिकता वे संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। तो इस सभ्यता में ये अनूठा संतुलन कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, यही तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन विशेषता है। स्रोत यह तर्क देता है कि भारत का मूल स्वभाव हमेशा से समावेशी रहा है, असिमिलेटिव रहा है। मतलब ये नई चीजों को अपना लेता है। हाँ,
यहाँ आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों को काटना या अतीत से नफरत करना नहीं है। यहाँ तकनीक का इस्तेमाल संस्कृति को मिटाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके संरक्षण, उसके विस्तार और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जैसे मंदिरों में डिजिटल दर्शन या दान। बिल्कुल। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक सशक्त और महान राष्ट्र के निर्माण में आधुनिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों विरोधी नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे एक ही रथ के दो पहिए हैं। यानी हम भविष्य की ओर पूरी गति से दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अपने अतीत के मजबूत कंधों पर खड़े होकर। बहुत खूब कहा आपने। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि एक इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक विरोध और राजनीतिक मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लोकतंत्र है तो मतभेद तो होंगे ही। हाँ, लेकिन उन सभी मतभेदों के बावजूद जब बात मानवता की, प्रकृति की और राष्ट्रीय हित की आती है तो वो हर चीज से सर्वोपरि होना चाहिए। यही इस पूरे दस्तावेज का सबसे परिपक्व और सुलझा हुआ दृष्टिकोण है। ये किसी एक संकीर्ण विचारधारा को थोपने के बजाय एक वृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एक मैक्रो नेशनल पर्सपेक्टिव अपनाने की वकालत करता है। तो इस पूरी गहन और इतनी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका अंतिम अर्थ क्या निकलता है? हमने उस पुराने धूल खा रहे और हैंग होते ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत की थी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे डिजिटल पहचान ने बिचौलियों को खत्म करके उस व्यवस्था की लीकेज को रोका, उस बची हुई ऊर्जा से कैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बना और हमने अंतरिक्ष तक की उड़ान भरी। और फिर हम वापस जमीन पर आए। हाँ, फिर हमने देखा कि असली आत्मनिर्भरता गांवों के उस विकेंद्रीकृत चक्रीय अर्थव्यवस्था में है, जहां कचरा और पराली भी ऊर्जा और पैसे में बदल रहे हैं। और अंततः हमने स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और उस खूबसूरत सांस्कृतिक संतुलन को समझा। स्रोत सामग्री का अंतिम अध्याय इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही शक्तिशाली सामूहिक संकल्प के साथ समाप्त करता है। के लिए व्यवस्था से केवल अधिकार मांगने या सिर्फ शिकायत करने के बजाय राष्ट्र को कुछ देने का प्रयास करे। एक वर्ष के लिए सिर्फ देना, मांगना नहीं। हाँ, ये कोई सरकारी फरमान या कानून नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक चेतना का एक सिविलाइजेशनल आह्वान है। जब गांव का वो आत्मनिर्भर मॉडल, वो आधुनिक तकनीक, वो संरक्षित प्रकृति और नागरिकों का ये निस्वार्थ संकल्प एक साथ मिल जाते हैं, केवल तभी कोई राष्ट्र उस गौरवशाली स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसे इतिहास में कभी सोने की चिड़िया कहा गया था। ये एक वर्ष के योगदान वाला विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमने इस पूरे डीप डाइव में देखा कि कैसे भारत का पूरा ढांचा, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं। नई सड़कें बन रही हैं, अंतरिक्ष मिशन सफल हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुके हैं और गोवंश और कचरे के जरिए ऊर्जा पैदा की जा रही है। सब कुछ बदल रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार है जो इसी स्रोत से निकल कर आता है और जो हम सभी को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और वो विचार निश्चित रूप से उस पूरे सिस्टम अपडेट की, उस नई मशीन की सफलता की अंतिम कुंजी है। बिल्कुल। विचार ये है कि हम हमेशा याद रखें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो कितना भी आधुनिक, पारदर्शी, तेज और उन्नत क्यों ना हो, अंततः वो उसे इस्तेमाल करने वाले यूजर्स यानी हम नागरिकों पर ही निर्भर करता है। मशीन को इंसान ही चलाता है। हाँ, आज भारत का डिजिटल और ढांचेगत अपडेट तो हो गया है। नई चमचमाती मशीनें आ गई हैं, नया और तेज इंटरनेट लग गया है, पुराने नियम बदल गए हैं। लेकिन क्या समाज का सामूहिक नागरिक बोध, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं, क्या वो उस तेज गति वाले सॉफ्टवेयर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टम का तकनीकी रूप से हैंग होना तो बंद हो गया, लेकिन क्या उस सिस्टम को चलाने वाले यूजर्स यानी हम और आप अपनी पुरानी आदतों और उस पुरानी हैंग मानसिकता से बाहर आ पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी सरकार या किसी तकनीक के पास नहीं है। इसका उत्तर केवल और केवल हम नागरिकों को ही खोजना होगा।